नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 20वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि मतलब 50% अच्छे क्वेश्चन है, 50% सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 24,000 रुपए में बेचता है। उसे इसमें से एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। उसे पूरे सौदे में कुल कितना लाभ होता है? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो भाई करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल मेथड से कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, वैसे तो आप कैलकुलेशन करने में ही रह जाओगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि, ठीक है, इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब उसने कही है 24,000 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा भैया, कितने लाभ पर? 20% के लाभ पर। तो इसे क्रिया मूल्य को x मान लिया, तो 20% के लाभ 120 पर बेच रहा होगा वस्तु को। ठीक है, तो भाई एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 से कटा, 12 दूनी 24, 2000 बार, इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगी। तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितना हो चुका? 20,000 रुपए। ठीक है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ था भैया? लाभ रुपए में ज्ञात करूं तो उसे हुआ था 4,000 रुपए का। ठीक है, ऐसे ही भैया अगली संख्या को वो 24,000 रुपए में बेच रहा है, लेकिन उस पर 20% की हानि हो रही है। मल्टीप्लाई एक्स क्रिया मूल्य यहां से भी निकाल लेता हूं मैं, तो कर लेते हैं भैया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 8 से कटा 8 किया, 24, 300 बार, अर्थात वस्तु का क्रिया मूल्य कितना होगा? 30,000 रुपए। तो वस्तु को हानि कितने रुपए की हुई? हानि कितने रुपए की हुई भैया? तो वस्तु पर 24,000 की बेची, 30,000 का वस्तु का क्रिया मूल्य था, तो 6,000 रुपए की हानि हुई। तो उसने कहा है कि पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ मतलब हानि हुई। 4,000 का लाभ हुआ था, 6,000 की हानि हुई है, तो कितने हजार की हानि हो चुकी है? 2,000 रुपए की हानि हुई है। तो पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की हानि हुई है? 2,000 रुपए की। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसका ये तरीका ही एक अच्छा तरीका है, अगर आप वैसे करोगे तो वैसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया? यदि 5,000 रुपए की धनराशि एक वर्ष में के समय में 5700 हो जाती है, तो उसी दर से 7,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो करते हैं भैया। 5,000 से 5700 हो रही है साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है,
अब साधारण ब्याज 5,000 से 5700 हो गया, तो कितना ब्याज मिला? 700 रुपये ब्याज मिला भैया। किस पर मिला? 5,000 मूलधन है, दर पूछ रहा भैया, समय 1 वर्ष बटे 100। ठीक है, करते हैं भैया सोल्व। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इससे ये कटा, 5 से कटा 14 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 14%। ठीक है, 14% आर की वैल्यू आ गई। अब उसने कही है कि उसी दर पर 7,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आगे भैया? साधारण ब्याज बराबर राशि कितनी है? 7,000 रुपये है आपके, 5 वर्षों के लिए 14% की दर पर बटे 100। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं भैया। 2 0 से 2 0 खत्म, 14 पंजे 70, 70 की 70 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 49। तो उसने क्या पूछा? मिश्र धन की पूछिए। 7,000 रुपये मेरी राशि थी, मिश्र धन ब्याज 4900 रुपये है, तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल रुपए हो जाएंगे भैया 11,900 रुपये। तो मिश्र धन हमारा कितना हो गया? अर्थात 2 वर्षों में टोटल राशि 11,900 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा भैया? क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला 1 3 5 7 के n पदों का योग ज्ञात करें। तो देखो, आप डायरेक्ट कर सकते हो कि n पदों का, ये कैसी संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या के n पदों का योग क्या होता है भैया? वो होता है n², अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगर मान लो एग्जाम में हमारा दिमाग काम ना करे तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? एक श्रृंखला दी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। ठीक, जो पहली संख्या है उसे ए मान लिया। ठीक, इनके बीच का अंतर कितने कितने का अंतर आ रहा है उसे डी मान लिया भैया। तो 2 का अंतर आ रहा है। n पदों का योग, n पदों का योग जिसे हम कहते हैं भैया Sn। एक फॉर्मूला है, इंटर में आपने पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की उत्पत्ति यहां से ही हुई है। ठीक है, इस फॉर्मूले की उत्पत्ति यहां से हुई है। ठीक है, करते हैं भैया। n की वैल्यू तो n ही रहेगी। ठीक है भाई, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 एकम 2। डी की वैल्यू 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 2n-2। इस 2 से 2 खत्म, इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई n, 2n। ठीक, अब 2n से 2 खत्म, n मतलब n²। तो विषम संख्या के पदों का योग हो गया ये। ऐसे ही सम का निकाल सकते हैं आप। ठीक है, सम का भी आप निकाल सकते हैं। आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4।
300 मीटर लंबी एक कार को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, जो कि रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। यदि कार रेलगाड़ी की ही दिशा में चले तो रेलगाड़ी इस कार को पार करने में कितना समय लेगी। तो कैसे करेंगे भैया क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं भैया। कैसे करेंगे, फॉर्मूला है चाल बराबर या दूर, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यही फॉर्मूला है, कर लेते हैं भैया। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 15 सेकंड में 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में आ रही कार को, तो रेल की चाल x मान ली, कार की चाल 30 किलोमीटर है, किलोमीटर को पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 18 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब कर लेते हैं इसे सोल्व। 5 से कटा 5 छंग 30, ठीक, 15 से कटा 15 चौका 60, 18 चौक 72, x प्लस 30 बराबर 72। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी आ जाएगी भैया, 72 माइनस 30 अर्थात 42 किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल आ गई, रेलगाड़ी की। ठीक है, अब उसने आगे कही है यदि कार रेलगाड़ी की दिशा में ही चले, यानी कि मतलब 300 मीटर की रेलगाड़ी रह जाएगी, 300 मीटर की रेलगाड़ी तो रहेगी, फॉर्मूला यही लगेगा। 300 मीटर की रेलगाड़ी है, अब का समय पूछ रहा है टी को। ठीक है, रेलगाड़ी और कार एक ही दिशा में चले तो कितने सेकंड में पार कर लेगी, अर्थात चाल घट जाएगी, कार की चाल घट जाएगी, किसमें से, रेल की चाल में से। तो रेल की चाल कितनी है, 42 किलोमीटर, कार की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कन्वर्ट कर लिया भैया मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर हमारा सेकंड में आएगा ना। तो भैया 5 से काट दो 6 बार, 60 मल्टीप्लाई 18 बटे कितने बच्चे 12, 12 पंजे 60, 18 पंजे 90, तो 90 सेकंड का समय लगेगा भैया उसे। ठीक है, रेलगाड़ी को कार को पार करने में कितने समय लगेगा, 90 सेकंड। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए एक चीज, ये सभी दो क्वेश्चन जो है 2021 के ही एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसे ही मान लो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं भैया, तो करिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 माइनस 4.5 प्लस 3.5। इसमें कुछ ना कुछ मिसप्रिंट होगा जरूर, पर करिए कैसे कर सकते हैं हम। 45.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, चलो जो भी है, पर जैसे भी है क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब ये 2 का मतलब ए स्क्वायर माइनस का इसका मतलब 2ab होगा जरूर यहाँ पर, प्लस इसका मतलब बी स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना ये। तो ऐसी ए की वैल्यू 6.5
माइनस बी की वैल्यू 3.5 घटा दिया तो कितना बचा, 3 बचा। 3 का वर्ग करने पे कितना आ गया, 9। 9 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 9 इज द करेक्ट आंसर। देख लेना इसकी गुणा गुणा 2 ज्यादा बैठना चाहिए क्योंकि 6 18, 18 दूनी 36, मेरे हिसाब से यहाँ 45.5 आना चाहिए। ठीक है, देख लेना एक बार और एडिट कर लेना जैसे भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन 6 की पावर 36 को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन अधिकतर गलत भी से ही करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया। तो देखो 6 की पावर 36, 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि या तो 0 होनी चाहिए या 5 होना चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब 6 का वर्ग कर लो, घन कर लो, या मेरे हिसाब से 4 कर लो, 6 की पावर 4, 36, कुछ भी कर लो। उसका अंतिम अंक जो आएगा भैया वो 6 ही आएगा। अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा भैया, 1 ही तो बचेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 6 का घन कर लो, वर्ग कर लो, या 6 की पावर 5 कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, कुछ भी कर लो, उसके अंतिम अंक 6 ही आएगा। और अंतिम अंक 6 आएगा तो 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा, 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या को 40% कम कर दिया जाता है। मूल संख्या को वापस प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया, कीजिए भैया क्वेश्चन को। तो करे भैया, भाई पहले मान लेते हैं कोई मूल संख्या है। ठीक है, फिर घटी हुई संख्या है। चलो भाई घट गई संख्या। अब उसने कही है कि पहले मूल संख्या में से 40% कम होती है तो कितनी बचती होगी, 60 बचती होगी। ठीक है, अगर 60 बचती है तो रेशो निकाल लो भैया, यानी कि मतलब 5:3 का रेशो आ गया। संख्या घटने के बाद 3 हो गई। अब वो कह रहा है कि इसे मूल संख्या प्राप्त करने के लिए घटी हुई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। यानी कि मतलब इसी संख्या को मुझे 5 लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, 3 से आगे बढ़ाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 100, डिवाइड कर लो भैया। डिवाइड किया मैंने 200/3, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा, संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 66 सही 2/3 संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को अंतिम 10 दिन तक अकेला काम करना पड़े तो काम 40 दिन में पूरा हो जाता है। तदनुसार बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भैया। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भैया इस क्वेश्चन को। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना।
यदि ए को अंतिम 10 दिनों तक अकेले काम करना पड़ा है, यानी कि मतलब अंतिम 10 दिन में काम कर रहा है, यानी कि मतलब 40 दिन में टोटल काम हुआ था, तो ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया होगा भैया? 30 दिन काम किया होगा। टोटल काम वो 36 दिन में कर सकते थे, तो कितने प्रतिशत भाग उन्होंने काम कर दिया होगा? तो मेरे हिसाब से 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 5/6 कार्य वो कर चुके थे। बचा एक कार्य, बचा 1/6 कार्य को ए अकेला 10 दिन में करता है। तो भाई ए टोटल कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है, क्योंकि इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो 60 दिन में। तो भाई ए अकेला टोटल कार्य को 60 दिन में कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 30 दिन उन्होंने मिलकर कार्य किया, टोटल कार्य 40 दिन में पूरा हो रहा है। अंतिम दिनों में तो ए ने काम किया था ना, तो मुझे ये पता कर लिया कि कितने प्रतिशत या कितना भाग कार्य हो चुका है। तो 5/6 कार्य हो चुका था, बचा कितना? 1/6 कार्य। 1/6 कार्य इक्वल टू 10 के है, तो ए टोटल कार्य कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में, ठीक है। अगर मैं यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लूं भैया, तो कितना आएगा एलसीएम? 180, 180 आ जाएगा। ये 3 बार ए की क्षमता 3 है, इन दोनों की क्षमता 5, क्योंकि 36 पंजे 180, ठीक है। अब कर लो भैया इसे सोल्व। ए बी की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 3 है। जब ए की क्षमता ए बी में से घटा दूंगा तो किसकी क्षमता बचेगी? बी की क्षमता बचेगी। तो बी कितने दिन में कार्य को कर सकता है भाई? 90 डेज में, ठीक है। 90 डेज में बी क्या कर सकता है? कार्य को समाप्त कर सकता है, ठीक है। एक बार फिर देख लो, टोटल कार्य 36 दिन में कर सकते थे ए बी, काम अंतिम 10 दिनों में ए ने काम किया अंतिम 10 दिनों में, यानी कि मतलब टोटल कार्य उन्होंने 40 दिन में पूरा किया था, तो 30 दिन तक उन्होंने कार्य एक साथ किया, ठीक है। जब कार्य एक साथ किया तो ये पता कर लो कि कितना भाग वो काम कर चुके हैं। 5/6 भाग कर चुके हैं, क्योंकि 30/36 टोटल काम 36 दिन में कर रहे हैं, और काम एक साथ मिलकर 30 दिन तक किया उन्होंने, तो 5/6 भाग कर चुके हैं। बचा कितना? 1/6 भाग। 1/6 भाग को ए ने 10 दिन में किया, तो टोटल कार्य 60 दिन में कर सकता था, ठीक है। 60 का एलसीएम निकाला 180। ए बी की क्षमता 5 है, बी ए की क्षमता 3 है, दोनों का डिफरेंस काढ़ा, तो भैया बी की क्षमता कितनी रह जाएगी? ये वाली। तो बी कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा? इतने दिन में कार्य समाप्त करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है तथा धनराशि 16 गुनी हो जाती है, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी? तो कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को? तो देखो, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है। 8 का मतलब मैं ये कर लूं 2 की पावर 3, कोई दिक्कत थोड़ी ना, बात तो वही है, ठीक है। फिर आगे उसने कही है कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, अर्थात 2 की पावर 4 हो जाएगी, यही कहा है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसे डिवाइड कर दो। 3 × 4/3 जो पावर में है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले की डिवाइड कर देंगे 3, तो 4 ईयर में वो क्या हो जाएगी भैया? इतने गुनी हो जाएगी, 16 गुनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर देख लो,
मान लो 3 वर्ष में वो 8 गुनी हो रही है, तो 8 की पावर 3 लिख दिया मैंने इसे। कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, अर्थात 2 की पावर 4। तो भाई इन वालों की मल्टीप्लाई कर लो, इसको डिवाइड कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से डिवाइड कर दो, तो 4 इसका सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, तो कीजिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम 2 तरीके से कर लेते हैं। पहले ऑप्शन से देख ले, ये बताओ ऑप्शन में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन कौन सी नहीं है। 144 1440 पूर्ण वर्ग है, आप कहोगे हाँ है, मैं कहूंगा नहीं है, क्योंकि 144 ही वर्ग है 12 का, बाकी 10 किसका वर्ग है, नहीं है। क्या ये एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगा 121 सिर्फ 11 का वर्ग है, बाकी 10 जो 0 नहीं है। 64 की बात करूं, 6400 ये है और ये भी है, ठीक है भाई। अब एक चीज और देख लो, अगर क्वेश्चन ऑप्शन से ही कर रहे हैं, 18 3 से डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंकों का योग 6 4 10, 8 और 1 9, यानी कि मतलब ये संख्या इससे विभाजित हो जाएगी, ठीक है, जबकि ये 9 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका सही आंसर ये है, ठीक। अब दिमाग में ऑप्शन से ना आए करने तो कैसे करेंगे भैया, 12, 15, 18 और 27 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम निकाल लो। अगर जल्दी करना है तो किसी भी संख्या से काट लेना, अगर बिल्कुल ऐसे करना है जैसे फॉर्मेलिटी निभानी है तो ऐसे कर लेते हैं, 2 छिक्का 12, 15, 2 निम 18, 27, ठीक। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नम 27। फिर काट लो भैया 3 से, 3 5 1, 3 तिया 9, मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10 तिया 30, ठीक, मल्टीप्लाई 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो 18 तिया 54, 540। अब 540 को कोई सी संख्या से भाग करके देख लो, जो पूरी पूरी कट जाए वो उसका सही आंसर होगा, देख लेना, ठीक है करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 छिक्का 54, 9 निम 81, इसी ही ऑप्शन को देख लेते हैं हम काट के, और को क्या काटेंगे हम, इसे काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म भैया, 9 से कटा, 9 छिक्का 54, 9 निम 81, 6 से कटा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 15 बार गया, अर्थात ये वर्ग है, सही। अब मैं 6400 को काटूंगा तो काट के देख लो, नहीं कटेगा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो कि उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ी 10% चक्रवृद्धि शुल्क देता है, वह खरीदार को 25% की छूट भी देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भैया, एक क्वेश्चन में 3 सवाल मान लो। सबसे पहले 500 रुपए की घड़ी थी, 10% उसने शुल्क दे दिया, अर्थात कर टैक्स दे दिया, तो वस्तु कितने की पड़ जाएगी अब उसे,
110 अर्थात 550 रुपए की वस्तु पड़ जाएगी। ठीक है भाई, चाहे काट के कर लो, 2 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो, 11 पंजे 55, 550 रुपए। ठीक है, अब उसने कहा है एक चीज और देख लेना, हम छूट किस पे देते हैं भैया? अंकित मूल्य पर। ठीक है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। यही हमारा फॉर्मूला है, कर लेते हैं भैया। 550 रुपए की राशि, ठीक, छूट पर 25% की छूट पर दे रहा है, या फॉर्मूले में ही रख के कर लेते हैं, कभी कंफ्यूज हो आओ। x रुपए अंकित मूल्य पूछ रहा है, 25% की छूट दे रहा है, अर्थात 75 रुपए, 550 रुपए कमाता है, जीएसटी करके बेच दी, फिर भी उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो 120/100 कर दिया यहीं पे। अंकित मूल्य तभी तो निकल के पता चलेगा, इसे इधर ले गए तो 100 अगली बार में कर लेते हैं। x बराबर 550 मल्टीप्लाई 120/100 मल्टीप्लाई 100/75। ठीक है, 100 से 100 खत्म, काटो भाई, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, 5 से कटा 11 बार, तो 8 की मल्टीप्लाई 110 में कर दी, तो 880 रुपए वस्तु का क्या आ गया? अंकित मूल्य। ठीक है, चाहे तो इसे इतने शॉर्ट वे में कर लेते, या पहले ये निकाल लेते कि 550 पे 120% उसे लाभ हुआ, फिर उसके बाद उसका अंकित मूल्य निकालते। ठीक है, कैसे कहना चाह रहा हूं मैं, देख लो एक बार। 550 रुपए की वस्तु थी, उसे लाभ पर बेचा, तो 120 रुपए में बेचा होगा बटे 100 करके, 0 0 0 0, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 66, इतने रुपए की वस्तु होगी वो। अब उसने कहा है कि मुझे इस पर कितने की छूट देनी चाहिए, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य जब मैं निकालूंगा 660 का 100/80 कर लेना भैया। ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको समझाया है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 8×2 64 है, और 8×2 64, लगभग इतने बार ही कटेगा, काट के देख लेना एक बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, वो 20% की छूट नहीं दे रहा, 75% की छूट दे रहा। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8800 रुपये वस्तु क्या आ गई? अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 12, कैसे करेंगे 12 को? ए का छोटे से छोटा मान क्या होगा? संख्या 71, 5a 4 23 पूर्णतः 3 से विभाजित है। तो 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है भैया? 71, 5a 4 23 किससे डिवाइड है? 3 से डिवाइड है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अंकों का योग भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 2 5 4 9 14 15 7 22, 22 प्लस a बटे 3। ए की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए जिसका योग 3 से डिवाइड हो जाए?
जीरो रखूंगा तो 22 नहीं कटेगा, 1 रखूंगा तो 23 हो जाएगा, 23 3 से नहीं डिवाइड होगा, यानी कि ये भी खत्म, ये भी खत्म। अगर 2 रखूंगा तो 22 और 2 24, 24 3 से डिवाइड होता है, यानी कि मतलब ये है। 3 रखूंगा 25, 25 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका ऑप्शन सही है सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय अनुपाती बताना 0.08 गुणा तथा 1.2 का तृतीय अनुपाती। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भैया? सिंपल क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती का। तृतीय तृतीयानुपाती बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है? 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 बटे 0.08। ठीक है, इस दशमलव से ये दोनों दशमलव हट जाएंगे। 4 से कटा 2 बार, 4 से कटा 3 बार, 2 से कटा 6 बार, 6 तिया 18। तो तृतीय अनुपाती कितना आ गया भैया? 18, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 1 रुपए में 12 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ हो? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भैया? देखो, मेरे जो करने का तरीका है वो सिंपल तरीका है। 1 रुपए में 12 केले उसने खरीदे। ठीक, अब उसने कहिए कि 1 रुपए में कितने केले बेचे ताकि उसे 33 सही 1/3%, अर्थात 100/3% का क्या होना चाहिए? लाभ, लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया? 400/3 हो जाएगा लाभ करेंगे तो, यानी कि मतलब जो खरीदी गई वस्तु है उसी पर तो लाभ होना चाहिए। अब खरीदे कितने? 1 रुपए में 12, 100/3 का लाभ करूंगा तो कहने का मतलब 400/3% हटाने के लिए 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे पता चल जाएगा कि कितनी वस्तु बेचनी होंगी। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1/9 इक्वल टू 1/x। तो कितनी वस्तु बेचनी होंगी? 1 रुपए में 9 वस्तु बेचनी होंगी। ठीक है, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होंगी तब जाके उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 33 सही 1/3%। इस टाइप से कैसा भी क्वेश्चन कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 रुपए में 12 खरीदी, फिर 1 रुपए में कितनी बेचनी जाए ताकि लाभ हो जाए, कैसे करोगे? मल्टीप्लाई, गुणा करोगे। वहीं मतलब क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे। जब दो चीज वैल्यू दी हो तब उस तरीके को कर सकते हैं। ठीक है, कल क्वेश्चन लेकर आएंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कक्षा के छात्रों के औसत अंक में 0.25 अंकों की वृद्धि हो जाती है जब एक छात्र के अंक गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख दिए जाते हैं, तो उस कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, अगर इस क्वेश्चन को तुम वैसे करोगे नहीं कर सकते, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। पहले अपने तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद सिंपल मेथड से करेंगे। तो कैसे करेंगे भैया? 46 अंक थे, गलती से 64 लिख दिए, गलती। ठीक, तो कितने अंक बढ़ाए उसने भैया?
उसने अंक बढ़ा दिए 18। ठीक, तो औसत कितना बढ़ जाता है भैया? 2.25, 0.25 सॉरी। ठीक है, तो भाई डिवाइड कर लो इसे। 25 से कटा 25 चौक 100, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देना, 18 चौक 72। तो 72 छात्रों की क्या थी? संख्या थी। एक तरीका ये हो गया। अब भैया x मान के कर लेते हैं, चलो। अब मान लिया कोई संख्या थी x, मान ली, जिनका औसत y है। ठीक है भाई, x छात्र थे, औसत y है। एक मिनट, जिसमें से एक संख्या 46 थी, 64 लिखी है गलती से, 46 थी, ठीक, 64 लिख दी गलती से, या 64 लिख लो, यहाँ पे बढ़ी हुई संख्या पे लिखेंगे ना वहां पे। तो उसी संख्या का औसत y से बढ़कर 0.25 हो गया जब संख्या कितनी हुई? संख्या 64 हुई। ठीक, अब 64 को इधर से घटा लो भैया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 46 प्लस 64 इक्वल टू एक्स वाई प्लस x इंटू 0.25। ठीक है, एक्स वाई से तो एक्स वाई खत्म हो जाएगा। अब कर लिया भैया, कितने बचे यहां से? यहां से 18 बचेंगे, तो 0.25 एक्स, पॉइंट हटाया, 16 का नीचे, 25 से कटा 25 चौक 100, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 18 चौक 72। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 72। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करा भैया? क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति प्रति प्रवाह में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिससे धारा के गति 4 किलोमीटर पर घंटा है। वह अनुप्रवाह में 15 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगा? ये 27 सही 7/13 है। ठीक है, इस हिसाब से देख लेना आप। प्रति प्रति प्रवाह मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। अब धारा के विपरीत नाव की चाल में से धारा की चाल घटती है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है भैया, 12 किलोमीटर 5 घंटे में तय करता है, तो कितने में कर लेता? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ठीक है, करते हैं भैया। x माइनस वाई बराबर 2.4 किलोमीटर पर घंटा स्पीड आ गई। अब उसने आगे कही है कि धारा की गति, भैया धारा की गति उसने दे दी 4 किलोमीटर पर घंटा। तो भाई यहां से मैं ये निकाल लूंगा, 4 यहां रख दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जब 4 यहां रखूंगा, माइनस का 4 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 6.4 किलोमीटर पर घंटा किसकी चाल हो गई भैया? ये हो गई नाव की चाल। ठीक, ये धारा की चाल, ये नाव की चाल। अब उसने कही कि अनुप्रवाह, क्या? अनुप्रवाह, अनुप्रवाह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में x प्लस वाई होता है चाल। ठीक है, अनुप्रवाह में, तो 6 4 10, 10.4 या जोड़ के लिख लो ऐसी,
6.4 प्लस 4 तो इक्वल टू 15/10.4। पॉइंट हटाया, जीरो लग गई ऊपर, डिवाइड कर दो भैया। तो डिवाइड किया भैया, 2 से कट 4 से कटेगा, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट लो, 2 से कटा, 2 से कटा 75 बार, 2 से कटेगा 52 बार। ठीक है, जब 75 को 52 से भाग करी मैंने तो ये हो जाएगा भैया 1 घंटा। 1 घंटा कितने बचेंगे? 23 बचेंगे ना, 23/52। इसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 60 लगा दिया। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करके 60 लगा लिया। अब भैया घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 4 से कट जाएगा, 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा 15 बार। अब भाग दे लो इसे, तो 15 तिया 45, ठीक, 15 दूनी 30 और 4 34, 34/13, यानी कि मतलब 345 को फिर भाग दो तो आ जाएगा भैया 1 घंटा। 1 घंटा 13 दूनी 26, ठीक, कितने बच्चे 8, 85, 13 छिंग 78, कितने बच्चे 7/13 मिनट। इतने समय में वो क्या करेंगी भैया, नाव अपनी दूरी तय करेगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो घंटा था उसे मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि आंसर मिनट में भी आ रहा है इसलिए मिनट में कन्वर्ट किया, उसके बाद भाग करी, आपके सामने आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 17। राम ने 42,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ठीक है भाई, कुछ महीने बाद श्याम ने 4900 रुपए निवेश करके व्यापार में साझेदारी कर ली। ठीक, वर्ष पूर्ण होने से 2 माह पहले श्याम ने अपनी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में इनके लाभों का अनुपात ये है तो श्याम कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले कौन था भैया, राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम थे। राम ने 42,000 रुपए लगाए और श्याम ने 49,000 रुपए लगाए, यानी कि निवेश किया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक तो 2 महीने पहले निकाल लिए, ठीक भाई, और कुछ समय के लिए लगाया। ठीक है भाई, तो उनके जो उसका अनुपात है, क्या कहते हैं, लाभ का अनुपात 9,000 रुपए और 7,000 रुपए है। तो इनका अगर मैं रेशो निकालूं तो मेरे हिसाब से रेशो कितना बैठना चाहिए भैया, 9:7 का अनुपात बैठना चाहिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। मैंने मान लिया राम ने पूरे वर्ष के 12 माह के लिए लगाए। ठीक है, ठीक है, 2 वर्ष पहले वो निकाल चुका है और राम से बाद में जुड़ा है, यानी कि मतलब उसके पास 10 माह बचे होंगे और उसमें से भी ये नहीं पता कि वो कितने महीने बाद जुड़ा है। ठीक है, तो कर लेते हैं भैया इसे सोल्व। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 7 छिंग 42, 7 49। ठीक, अब एक चीज का ध्यान रखिए, ये अनुपात ये बैठना चाहिए। तो कैसे बिठा सकता हूं, या तो 7 ही है, यानी कि मतलब इसमें से अगर 4 माह कटाऊंगा, 6 से 6 कट जाएगा तो 12:7 आएगा, नहीं हो सकता। मैं 2 वर्ष घटा के देखता हूं तो 8 माह
और 8 को काटता हूँ भैया, 8 से काटता हूँ, इसे काटता हूँ भैया, इसे काटा 4 दूनी 8, इसे काटा 4 तिया 12, ये 2 से कटेगा 3 बार, तो इनका रेशो आ जाएगा 9:7 का। यानी कि मतलब उसने ये अनुपात था, यही अनुपात आ गया। तो उसने कितने माह बाद राशि लगाई? 2 माह बाद। ठीक है, 2 महीने बाद उसने अपनी राशि क्या की थी? लगाई थी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और तरीके से भी कर सकते हैं। सिंपल तरीका यह है, क्योंकि उसने वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ था वो दे दिया, तो उसका अनुपात निकाल लिया मैंने, यहीं से पता कर ली कि कितने कितने वर्ष तक उन्होंने अपनी राशि लगाई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18, किसी टैंक को भरने में एक नल दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुना तेज है। ठीक है भाई, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक 36 मिनट में भर जाता है, तो धीरे चलने वाला नल अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? तो करिए क्वेश्चन को। तो करते हैं भैया। मान लिया एक नल ए है, एक नल बी है। तो उसने कहा है एक नल दूसरे नल से 3 गुना तेज है, यानी कि मतलब ये 3 गुना तेज है इस नल से। ठीक है भाई, अब उसने कही कि दोनों नल 36 मिनट में किसी टैंक को भर सकते हैं। अब इन दोनों की क्षमताएं दी है, तो टैंक की क्षमता देख लेता हूं, टोटल टैंक कितने लीटर का हो सकता है। ठीक है, कितने मिनट में भरा जा सकता है ये देख लेते हैं। 3 और 1 4, 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो टैंक की क्षमता निकल के आ जाएगी 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 क्या की टैंक की क्षमता है। अब उसने कहा है कि धीरे चलने वाले नल अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा। तो भाई धीरे चलने वाले नल की क्षमता कितनी है? 1। टोटल टैंक की क्षमता 144 से 1 से डिवाइड किया तो 144 मिनट। आंसर किस में दे रखा है? घंटे में। तो घंटे में कन्वर्ट कर लो ना, 60 दूनी 120, यानी कि मतलब 2 घंटा 24 मिनट उसे समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले भैया। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि की जाती है, ठीक है भाई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो करिए ना क्वेश्चन को। एक चीज समझ लेना, अगर कोई भी परसेंटेज बढ़ा रहा है, व्यास ही बढ़ा रहा है, तो सीधी सी बात है त्रिज्या भी बढ़ेगी। अब मैं यहाँ पे त्रिज्या ही मान लूंगा व्यास को, अर्थात डी बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। वैसे हमारा डी बराबर आर बटे 2 होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो किसको बढ़ाने की बात कर रहा है? व्यास को, और व्यास बढ़ने पर त्रिज्या भी, जितना व्यास बढ़ेगा उतनी ही त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तो भाई आर बराबर या डी बराबर मान लो, डी बराबर 200% बढ़ा रहा है भैया। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 200% बढ़ा रहा है, तो यानी कि मतलब पाई तो यहाँ पे एक नियतांक हो गया, कांस्टेंट रहा, तो 200 का 100% बढ़ जाएगा तो 300 हो जाएगा ना, जब 200 बढ़ेगा।
बटे 100। 1 0 से 3 किया 9, टोटल 900 बढ़ा। ठीक, लेकिन हमें क्या बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा। जब 200 की वृद्धि हुई है तो भाई 100 फिर भी घटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी तो जाके पता चलेगी कि वृत्त कितना प्रतिशत बढ़ा होगा। तो भाई 800% बढ़ा होगा जरूर, 800% की वृद्धि हुई होगी, क्योंकि वृत्त पहले ही अपने आप में कितना था, 100% था। कितना था, 100% था। तो उस 100% को घटाने के बाद पता चला कि वृत्त जो है 800% बढ़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 तथा 36% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कैसे करेंगे भैया क्वेश्चन को, तो कीजिए भैया क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखो करते हैं भैया। मैंने मान ली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, पहली तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी इतनी कम है, यानी कि तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, क्योंकि ये सभी 100 से ही तो कम है, वो तीसरी संख्या से तो कम है। तो पहली संख्या 20 कम है अर्थात 80 होगी, 36 कम है अर्थात 64 होगी। तो इनका अगर मैं रेशो निकाल दूं, रेशो निकाल लूं या ऐसी छोड़ दूं, इसने कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत कम है भैया, इससे ये कितना ज्यादा है, अर्थात दूसरी संख्या कितना प्रतिशत कम है। तो मेरे हिसाब से तो 16% कम बैठ रही है। किससे कम बैठ रही है भैया, किससे कम बैठ रही है, इससे कम बैठ रही है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 8 से कटा 8 दूनी 16। ठीक, तो 20% इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, या ऐसे कर सकते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चन थे, आशा करूंगा कि सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।